नमस्कार दोस्तों। चलिए एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं एनसीईआरटी के माध्यम से एक नया चैप्टर क्लास सेवन्थ चैप्टर 3 जो आपका है दिल्ली के सुल्तान। तो आज हम लोग दिल्ली के सुल्तान के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिरकार दिल्ली सल्तनत किस तरीके से हमारी आती है प्रकाश में और दिल्ली में कैसे सुल्तानों का प्रादुर्भाव होता है और नए नए सुल्तान आपके प्रकाश में आते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रारंभ करेंगे दिल्ली सल्तनत में। जो आप लोगों को पता है कि दिल्ली सल्तनत के प्रथम जो आपका राजवंश है, 5 राजवंश क्रमशः यहाँ पर शासन करते हैं, जिसमें आपको पता है कि पहला आपका गुलाम वंश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी स्थापना करता है। उसके पश्चात गुलाम वंश के पश्चात आप लोग खिलजी तुगलक, फिर उसके बाद सैयद और लोदी डायनेस्टी को आप लोग पढ़ते हैं। और लोदी डायनेस्टी के बाद लास्ट में जब इब्राहिम लोदी होता है तो पानीपत का प्रथम युद्ध जहां पर बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ होता है और वहीं से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। तो आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली के सुल्तानों के बारे में कि दिल्ली के सुल्तान किस तरीके से डेवलप करते हैं अपने साम्राज्य को, किस तरीके से ये लोग प्रकाश में आते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप लोग क्लास को शेयर करिए ताकि और भी लोग इसमें जुड़ सके। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप लोग कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए सब लोग। तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं। अभी हम लोगों ने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था डेल्टाई क्षेत्रों के बारे में, कावेरी नदी के आसपास के क्षेत्र को हम लोगों ने पढ़ा था। उसके अलावा और आपके जो क्षेत्र हैं उन पे अगर बात की जाए, उन पे अगर प्रकाश डाला जाए तो हम लोग देखते हैं कि जो आपका दिल्ली है, दिल्ली शहर, इंद्रप्रस्थ नाम से भी इसको आप जानते हैं। पुराने समय में इसको इंद्रप्रस्थ भी बोला जाता था। दिल्ली शहर की अगर बात किया जाती है 12वीं शताब्दी में बहुत ही महत्वपूर्ण शहर बन जाता है। और यहां पर राजपूत हो गए और आपके तोमर हो गए, इन राजवंशों ने यहां पर अपना शासन किया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। हम जिन जिन राजवंशों के बारे में बात करते हैं, उनकी राजधानियों के बारे में बात करते हैं, तो प्रायः ये राजधानियां हमको किसी ना किसी नदी के किनारे मिलती हैं। दिल्ली में भी आपकी यमुना नदी है। अगर उसके बाद की फिर मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग बात करते हैं, मुगल साम्राज्य की राजधानी तो वो भी आपकी यमुना नदी के किनारे आगरा शहर राजधानी हुआ। तो प्रायः आप जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य देखेंगे, सारे साम्राज्य नदियों के किनारे ही अपनी राजधानियां बनाते थे। अगर हम लोग प्राचीन भारत से देखते हैं तो पाटलिपुत्र राजधानी थी, पाटलिपुत्र पटना, पटना आपका गंगा नदी के किनारे। उसके बाद जो आप लोगों ने देखा, दिल्ली को एक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया, दिल्ली एक बड़ी राजधानी के रूप में बनी। तो आगे इसमें देखते हैं कि 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिसे हम लोग शाहमान नाम से भी जानते हैं, तो इनके बारे में अगर और भी अध्ययन किया जाए तो आप यहां पर मैप देख सकते हैं। तोमरों को चौहानों ने परास्त कर दिया था, उनको हरा दिया था। उसके पश्चात क्या हुआ था कि तोमर और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। वाणिज्य जो आपका व्यापारिक केंद्र होता है, तो एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर करके सामने आ चुका था। और आगे अगर इसमें चर्चाएं की जाएं तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफी प्रचलन में थे। तो यहाँ पर किस प्रकार के
सिक्के ढाले जाते थे, तो जिनको बोला जाता था देहली वाल। क्या बोला जाता था मित्रों? तो इनको बोला जाता था देहली वाल। अगर आप लोग यहाँ पर गौर से देखें तो नदी बीच में आपके इस मैप में अगर आप लोग प्रकाश डालते हैं तो दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए हिस्से जो आपके शहर, तो ज्यादातर देखेंगे ये नदी के किनारे ही आपके जितने भी शहर हैं सारे आपको दिखाई देंगे। अब इन शहरों में अगर बात किया जाए तो 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। जब हमारी 13वीं शताब्दी प्रारंभ होती है तो 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैल गया। अब दिल्ली जो राजधानी आपकी एक बड़े भूभाग में फैलती है और एक समृद्ध राजधानी के रूप में आती है प्रकाश में, तो ये आपके मुगल राजवंश के टाइम पीरियड में आती है और दिल्ली एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर करके सामने आता है। और इसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पर अगर प्रकाश डाला जाए तो उनको आप देखेंगे। जिन इलाकों को आज हम लोग जानते हैं, दिल्ली के कुछ इलाके हैं जिनको आज हम लोग पहचानते हैं, पहले क्या नाम से उनको जाना जाता था। तो वहां इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए थे जिनको आज हम लोग जानते हैं प्रकाश के रूप में, हमको पता है। तो उनको यहाँ के सुल्तानों ने बसाया था, जैसे कि दिल्ली, एक कोहना, सीरी और जहांपनाह यहां पर आपके दिया गया है। ये आपका क्या है? तो आपका दिल्ली, एक कोहना, उसके अलावा कुतुब मीनार यहां पर आपके स्थित है। और ऐसे ही आपके जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पर नगर बसाए गए थे, ये सारे नगर आपको देखने को मिलते हैं। आगे अगर इसी में चर्चा की जाए तो यहाँ पर दिल्ली के कुछ शासकों के बारे में दिया गया है जो आपके शासक हुए हैं। प्रारंभ में दिल्ली जो, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि दिल्ली के जो शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी बनाई, तो उनमें से कौन कौन से शासक थे, कब इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा कि किन किन शासकों ने। तोमर राजवंश का अनंगपाल, कौन? अनंगपाल ने 1130 से 1145 ईस्वी तक अपनी राजधानी इसको बना करके रखा था। अनंगपाल के अलावा फिर आपके चौहान आते हैं। चौहान 1165 से 1192 तक आते हैं। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी, गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में आपका प्रथम युद्ध होता है और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में प्रथम बार तुर्कों का शासन यहां पर होता है और कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क शासक के रूप में दिल्ली की गद्दी पर विद्यमान होता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो आप लोग देखेंगे पृथ्वीराज चौहान बना करके रखता है 1175 से 1192 तक। उसके पहले चौहान नरेशों ने प्रारंभ किया था दिल्ली में अपना शासन 1165 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक। प्रारंभिक तुर्की शासक में कुतुबुद्दीन ऐबक को आप देखते हैं, जो आपका तुर्की शासक जिसको आप लोग गुलाम वंश नाम से जानते हैं। क्या नाम से? तो गुलाम वंश नाम से जानते हैं। तो यह गुलाम वंश आपका 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। इसके बाद खिलजी वंश आता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका 1206 से 1210 ईस्वी तक रहता है। मात्र 4 साल का इसका शासन होता है। और इस वंश का नाम गुलाम क्यों रखा गया? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, स्वयं एक गुलाम था, इसलिए इसका नाम गुलाम वंश रखा गया। उसके अलावा
आगे अगर हम लोग देखते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश शासक बनता है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश आपका 1210 से 1226 ईस्वी तक शासक रहता है। इल्तुतमिश के बाद फिर आपकी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान शासन में आती है और 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक यह शासन करती है। तो 1210 से 1236 ईस्वी तक, तो लगभग इसका टाइम पीरियड 4 वर्ष का रहता है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है तो 26 वर्ष का। और फिर से रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड कितना होता है तो 4 वर्ष का। और रजिया सुल्तान के पश्चात जो आपके महत्वपूर्ण एक शासक हुए हैं जिसके बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीजें जानकारियां प्राप्त होती हैं, गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था इसका? गयासुद्दीन बलबन। तीन के बारे में 1266 से 1287 तक शासन करते हैं। गयासुद्दीन बलबन के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी और यहां से गयासुद्दीन बलबन को लेकर के हमारे बीच में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका दिल्ली में ही स्थित इल्तुतमिश का मकबरा भी आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आपका फिर खिलजी वंश आता है। तो खिलजी वंश के बारे में अगर देखा जाए तो आपके कौन कौन से शासक आते हैं उनमें आप लोग देखेंगे तो सबसे पहला आपका जलालुद्दीन खिलजी, जो इस वंश की स्थापना करता है। जलालुद्दीन खिलजी सबसे पहला शासक होता है। उसके अलावा आगे आप लोग अगर देखते हैं तो गयासुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी इस वंश की स्थापना करता है 1290 ईस्वी में और 1290 से 1296 तक यह शासक बना रहता है। उसके अलावा अगर आप लोग देखते हैं इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक यह शासन करता है। यह राजवंश आपका 1290 से लेकर के 1320 तक रहता है और 1320 में तुगलक वंश की स्थापना होती है। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। गयासुद्दीन तुगलक जब शासन में आता है तो 1320 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक 4 वर्षों तक का इसका शासन रहता है। उसके बाद से मोहम्मद तुगलक आता है और मोहम्मद तुगलक का शासनकाल 1324 से 1351 ईस्वी तक रहता है। फिर उसके बाद से फिरोज शाह तुगलक शासन में आता है 1351 से 1388 ईस्वी तक यह शासन में रहता है। उसके अलावा फिर यह जो अलाई दरवाजा निर्माण करवाया गया था, तो अलाई दरवाजा किनके द्वारा निर्माण करवाया गया था? तुगलकों के द्वारा यह अलाई दरवाजा आपका निर्माण करवाया गया था। आगे हम लोग सैयद वंश के बारे में जानते हैं जो कि 1414 ईस्वी में आते हैं और 1451 ईस्वी तक यह रहते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो जो सैयद वंश में खिज्र खां इस वंश की स्थापना करता है और 1414 से 1421 तक यह शासन करता है। उसके पश्चात लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 से 1526, जो आपका लास्ट शासक होता है 1526 में इब्राहिम लोधी पानीपत के युद्ध में इसको बाबर पराजित करता है और एक बड़े साम्राज्य जिसको आप लोग जानते हैं, तो कौन से साम्राज्य की स्थापना करता है? तो एक बड़े साम्राज्य जो आपका मुगल वंश होता है तो मुगल वंश की स्थापना करता है। उसके पश्चात अगर आप लोग देखते हैं तो और भी आपके जो राजवंश हुए हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। यह आपका फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो दिल्ली के सुल्तान में
आगे हम लोग देखते हैं। एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए सब लोगों के बीच में। चलिए हम लोग आगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। तो उसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पे अगर देखा जाए दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हम लोगों को जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, सोर्सेस हमारे पास क्या हैं, कौन कौन सी किताबें हैं जो हमारे लिए सोर्स का कार्य करती हैं, कहाँ से हम लोगों को सूचनाएं मिलती हैं। तो इसके बारे में एक बार आप लोग देख लीजिए। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ये आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में सब लोग बताइए कि जितनी भी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में सारे लोग बताएंगे। चलिए हम देखते हैं कि अभिलेख हो गए। हमको जो जानकारियां मिलती हैं आखिरकार किससे जानकारियां मिलती हैं, जो हमारे पास जानकारी के स्रोत है। तो क्या क्या स्रोत है उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य। स्थापत्य क्या होता है, जो भवन निर्माण कला होती है, भवन के निर्माणों से के माध्यम से काफी सूचनाएं मिलती हैं। लेकिन जो और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं तो आपकी तारीख, जिसको एक वचन में बोला जाता है, और तवारीख जो आपकी बहुवचन में, सुल्तानों के प्रशासन और प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए। जैसे कि बहुत सारी आपको तहकीके हिंद हो गया, तारीख हिंद हो गया, ये आपकी किताबें आपको मिलती हैं। अलबरूनी की पुस्तक तारीख हिंद हो गया, इसके बारे में हमको जानकारियां मिलती हैं। यहाँ से हमको विभिन्न प्रकार के राजाओं के बारे, राजाओं की जो शासनकाल होता है, शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा पांडुलिपियां तैयार की जाती थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग किस तरीके से लिख रहे हैं, और पांडुलिपियां तैयार करने की प्रोसेस, कागज को तैयार कर रहे हैं। इस तरीके से कागज को तैयार किया जाता था और इन्हीं में लिखा जाता था। उसके अलावा तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासन, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जिनके पास बहुत ज्यादा शिक्षा होती थी, जिनके पास पढ़े लिखे लोग, यही लोग आपके तवारीख होते थे। उसके अलावा जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों और प्रशासकों संबंधी सलाह भी दिया करते थे, और न्याय संगत शासन पर महत्व देते थे कि राजा को न्याय संगत शासन करना चाहिए। 13वीं शताब्दी में इतिहासकार फक्रे मुदब्बिर ने लिखा था, इतिहासकार का नाम क्या था, फक्रे मुदब्बिर ने लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं चल सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो यहाँ पर फक्रे मुदब्बिर लिखता है कि राजा वही है जो न्याय संगत कार्य करता है और न्याय को बढ़ाता है। अगर राजा न्याय को नहीं बढ़ाता है तो अन्याय संगत नहीं माना जाएगा, और अगर राजा को सही तरीके से रहना है तो उसको प्रजा की देखरेख करनी पड़ेगी। तो आपका किसने लिखा था, फक्रे मुदब्बिर, जो आपके 13वीं शताब्दी के इतिहास का माने जाते फक्रे मुदब्बिर ने लिखा था। उसके अलावा हम लोग आगे अगर इसी में चर्चा करें तो कुछ बातें यहां पर दी गई हैं, कुछ शासकों के बारे में चर्चाएं की जा गई हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। अभी हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी के थ्रू ही चीजों को जान रहे हैं, लेकिन जब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो एनसीईआरटी के थ्रू सारी चीजों की जानकारी ले रहे हैं, लेकिन आगे
जब हम लोग की क्लासेस रेगुलर रूप से चलेंगी और एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे तो उस टॉपिक को पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को उतनी ही जानकारी दी जा रही है, उतनी ही चीजें बताई जा रही हैं जो आपके एनसीईआरटी में है। बाकी जितनी भी आपकी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन चीजों को आपको बताया जाएगा जो आपकी इंडिविजुअल क्लासेस चलेंगी हर एक सब्जेक्ट की, और हर एक टॉपिक पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो पहले एनसीईआरटी को कवर करते हैं, उसके पश्चात हम लोग और भी जो टॉपिक आपके होते हैं उन टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। अब आप लोग पता है कि ये सारे लोग अमीर लोग थे, सचिव लोग थे, तो एक नगरों में रहा करते थे और शायद एक दो गांव में भी रहते रहे होंगे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम पाने के लिए लिखते रहे होंगे, क्योंकि इतिहास जो ये लिखते थे तो राजाओं की प्रशंसा करते थे, प्रशस्ति करते थे, प्रशस्तियां लिखते थे, और जब प्रशंसा करेंगे तो राजा इनको इनाम के रूप में ढेर सारा पैसा रुपया देता था। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए बताते थे, सलाह दिया करते थे। शासकों को क्या बोलते थे कि जो आपके जन्म सिद्ध अधिकार हैं और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज बनाए रखने की सलाह दिया करते थे कि एक अगर आदर्श समाज की विचारधारा आप रखेंगे और एक अच्छा समाज बनाएंगे तो आप एक अच्छे राजा माने जाएंगे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, जो भी इनके विचार होते थे सारे लोग उससे सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठती है और यह पहली मुस्लिम शासिका होती है, क्योंकि इस्लाम में महिलाओं को उतना ज्यादा अधिकार नहीं दिया गया है जितना कि पुरुषों को दिया गया है। तो जैसे ही सिंहासन पर बैठती है तो उस युग के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। यहाँ पर आप लोग देखिए कि मिनहाज सिराज जो कि उस समय का इतिहासकार था, इतिहासकार बताता है कि जो रजिया सुल्तान थी अपने भाइयों की अपेक्षाकृत बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी और योग्य थी, लेकिन उसके भाई इस चीज को मान्यता नहीं दे पा रहे थे। दरबारी जन भी उसे स्वतंत्र रूप से शासक करने की वो स्वतंत्र रूप से शासक कर सके उससे वो लोग प्रसन्न नहीं थे, और 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया जाता है। 1240 4 वर्ष पश्चात ही उसको शासन से हटा दिया जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार क्या होता है? जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए कि लोग मानते हैं कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन में अधिकार का विरासत में मिलता है, जैसे कि वंशानुकूल, जिस वंश का जो है अगर वह उसी वंश में कुलीन वर्ग बड़े घर परिवार में वह जन्म लेता है तो राजा का बेटा राजा ही बनेगा, इस तरह की विचारधारा। लिंग भेद क्या था कि स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना से संबंधी अंतर, इसको हम क्या बोलते हैं? लिंग भेद बोलते हैं। रजिया सुल्तान के बारे में मिनहाज सिराज के कुछ विचार हैं, उनको आप लोग अगर देखेंगे तो मिनहाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। मिनहाज सिराज का मानना क्या था कि जो आदर्श समाज की व्यवस्था बनाई गई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध था।
इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों, जो उसको इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ, कि अगर वह मर्द नहीं है तो उसको क्या हासिल हो रहा है उससे। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। उन्होंने अपने लेखों में लिखवाया था कि इल्तुतमिश की वह बेटी है। उसके बाद आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। जो आपका आंध्र प्रदेश का वारंगल क्षेत्र पड़ता है, वहां पर जब रजिया सुल्तान शासक कर रही थी, उस समय पर उसके पहले काकतीय वंश का शासन चल रहा था। उस वंश की रानी का क्या नाम था? रुद्रमा। रुद्रमा देवी कब शासक बनी थी? तो 1262 में, 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। दो में डिफरेंस था। अब क्या डिफरेंस था? रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासिका थी, कश्मीर की रानी दिद्दा। इसके बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, दिद्दा के अभिलेख भी आप लोग जानते हैं, जिनको बड़ी दीदी बोला जाता था या तो दीदी बहन बोला जाता था, बड़ी बहन के रूप में। दिद्दा आज भी आप लोग जानते हैं, तो जो बुंदेलखंड का एरिया है वहां पर बड़ी बहन के लिए दिद्दा का प्रयोग किया जाता है। रानी दिद्दा ने 980 से 1003 तक शासन किया था और जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। उसके बाद अगर आप लोग आगे इसमें देखते हैं तो आगे इसमें क्या चीजें आपकी आ रही हैं, तो उस पे दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार होता है किस तरीके से होता है। दिल्ली सल्तनत का विस्तार आपका गैरीसियन शहर से साम्राज्य तक किस तरीके से विस्तार होता है, आप लोग मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि पूरे जो आपके क्षेत्र हैं, नदियों के किनारे सारे बसे हुए क्षेत्र हैं, कहां कहां पर विस्तार हो रहा है, इसको आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो गंगा, यमुना और जो पंजाब की आपकी 5 नदियां हैं और ये सिंधु नदी जो आई है, इसके पूरे किनारों तक इसका विकास होता है। आप लोग जितने भी शहर देख रहे हैं, ये शहर आपके ज्यादातर नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं। उसके अलावा और भी जो आप महत्वपूर्ण चीजें इसमें देख रहे हैं, जितने शहर विकसित हुए हैं इस दोआब के क्षेत्र में विकसित हुए हैं। ये दोआब का क्षेत्र बहुत ही ज्यादा उर्वरक भूमि वाला था, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी थी और उस समय पर ज्यादातर खेती ही की जाती थी। एग्रीकल्चर सबसे प्रमुख था जिस टाइम पर यह राजवंश दिल्ली सल्तनत आपके प्रकाश में आए थे। आगे हम लोग अगर देखते हैं तो 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीसनों क्या है कि आपके जो रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां होती थी के निवास के लिए बने मजबूत किले बंद शहरों के परे शायद ही कभी ऐसा फैला हो। इसके बारे में अगर बात करें, जब 13वीं शताब्दी में आपके दिल्ली के सुल्तान जो आपके सैनिक टुकड़ियों के साथ निवास करते थे, वह बहुत ही मजबूत किले बंद में रहते थे और धीरे धीरे वो अपने साम्राज्य फैलाने लगे। शहरों से संबंधित थे, लेकिन उनसे दूर जो प्रदेश थे उन पर उनका नियंत्रण था और कुछ जो प्रदेश थे वहां पर उनका नियंत्रण सिर्फ नाम मात्र का था। इसलिए उन्हें जो अनावश्यक सामग्री होती थी, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या तो लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अगर ये लोग जो सामग्री इनको प्राप्त होती थी, राशन जो इनको मिलता था, अब सैनिक रखेंगे तो सैनिकों के लिए इनको राशन की व्यवस्था करवानी पड़ेगी और अगर राशन की व्यवस्था इनके पास, क्योंकि ज्यादा भूभाग था नहीं, ज्यादा क्षेत्र था नहीं, तो ये लोग लूटते थे राहगीरों को
और अपने आसपास के क्षेत्रों में आक्रमण किया करते थे। तो वहां से इनको खाने के लिए राशन सामग्री प्राप्त होती थी। दिल्ली से जब आप देखते हैं बंगाल और सिंधु के जहां पर सैनिक टुकड़ियां रहा करती थी, गैरिसन शहर क्या है कि जहां पर सैनिक टुकड़ियां रहती हैं उसको हम गैरिसन शहर बोलते हैं। वहां पर नियंत्रण कर पाना बहुत ही कठिन था, क्योंकि सिंधु का जो मैदान है आप लोग देखते हैं आधुनिक पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, और जब आप बंगाल के बारे में देखते हैं तो बंगाल को आप लोग जानते ही हैं, बगावत युद्ध, यहां तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के जो सूत्र होते थे वो छिन्न भिन्न हो जाते थे। क्योंकि ये जो आपके इतने दूर दूर तक अगर कोई शासन कर रहा है तो कोई जो शासक है वह अगर बगावत कर दिया, युद्ध हो गया, तो उससे आपसी संबंध बिगड़ जाते थे और आपसी संपर्क भी टूट जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले जो शासन होता था तो अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। अब आप लोग यहां पर देखें कि बार बार समय समय पर आप लोग देखते हैं विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करते रहे हैं, तो उनसे भी इनको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी। और कुछ उनके राज परिवारों में ही थोड़ी सी कमजोरी पाने के पश्चात वह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे कि हम स्वतंत्र हैं। उसी के बारे में अगर आगे आप लोग देखते हैं कि जो सल्तनत, जो सुल्तान होता था उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, और इन चुनौतियों के चलते सल्तनत की बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी, क्योंकि धीरे धीरे उनके सहयोगी ही उनको मार दे रहे थे। तेजी चुनौतियां उनके सामने आ रही थी, इनको बचाए हुए थे। और जो सल्तनत काल है उसका जो संस्थापक, वास्तविक संस्थापक हम लोग मानते हैं तो गयासुद्दीन बलबन को मानते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो हम लोग मानते हैं कि ऐबक ने कर दिया था, लेकिन जब हम वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो वास्तविक संस्थापक हम गयासुद्दीन बलबन को मानते हैं। और इसका जो विस्तार किया गया दिल्ली सल्तनत का, तो विस्तार किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पीरियड पर उसने दक्षिण भारत की तुगलकाबाद को अपनी राजधानी बनाया था, और पूरा सिंधु नदी से लेकर के दक्षिण भारत तक उसका शासनकाल स्थापित हो गया था। उसके अलावा आगे अगर हम लोग देखते हैं, सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। गैरिसन शहर अभी आपको बता चुके, जहां पर छोटी छोटी सेनाएं टुकड़ी के रूप में कार्य किया करती थी। तो सल्तनत के भीतर भी ये लोग अपने आंदोलन चलाते थे। भीतरी आंदोलनों में ये लोग उन सेनाओं का दमन करते थे जो सेनाएं इनकी पृष्ठभूमि को कमजोर कर रही थी, आंतरिक चीजों को कमजोर कर रही थी। उसके अलावा इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया, और शिकारी संग्राहकों तथा जो चारावाह थे, जो पशुओं को चराने आया करते थे, उनके पर्यावास से जो लोग यहां पर निवास करते थे उनको हटा दिया गया, क्योंकि धीरे धीरे उनके पर्यावास से इनको हटा दिया गया। तो और क्या महत्वपूर्ण चीजें इसमें की गई, वह जमीन किसानों को दे दी गई। जो जमीन थी इनके पर्यावास में दी गई थी, उस जमीन को किसानों को दे दिया गया, और
उसके अलावा जो किया गया, और वो किसान वहां पर खेती करते थे और खेती करने के पश्चात उससे जो उत्पन्न होता था उसको राजाओं को दिया करते थे। व्यापार मार्गों की सुरक्षा बढ़ाई गई और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के लिए नए किले और गैरीसन शहर और नए नए शहरों की स्थापना की गई। जैसे ही बलबन का टाइम पीरियड बीतता है तो गंगा यमुना के जो आसपास के दोआब होते हैं उनको पूरी तरीके से साफ कर दिया जाता है, और जैसे ही उनकी सफाई की जाती है तो सफाई करने के पश्चात वहां पर क्षेत्रीय जो व्यापार होता है व्यापार को बढ़ाया जाता है और नए नए सैनिकों की टुकड़ियों को लेकर के शहरों की स्थापना की जाती है, किलों की स्थापना की जाती है, ताकि लोग अपना व्यापार सही तरीके से यहां पर कर सके। उसके अलावा दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। ये तो आंतरिक सीमा का विस्तार हम लोग देख रहे थे, लेकिन बाहरी सीमा पर किस तरीके से विस्तार हुआ, तो जो आपका बाहरी सीमा पर विस्तार होता है तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू करे गए। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी आता है तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर बाहरी सीमा को और सुदृढ़ बनाया गया और बाहरी सीमा को एक सैनिक टुकड़ी लेकर के उसका अभियान किया गया और उसकी जो आपकी सीमा रेखा है उसको बढ़ाने का कार्य किया गया और अपने शहरों का विस्तार करना प्रारंभ कर दिए। और यह अभियान मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। प्रारंभ बलबन के द्वारा किया जाता है और फिर अलाउद्दीन खिलजी इसी को बढ़ाता हुआ चला जाता है और अपने चरमोत्कर्ष पर जब पहुंचता है या मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर पहुंच जाता है। इन अभियानों पर सल्तनत की सेनाओं पर, जो आपकी दिल्ली सल्तनत थी, हाथी हो गए, घोड़े हो गए और गुलाम हो गए और मूल्यवान वस्तुएं, इन सबको कब्जे में कर लिया जाता था। इन सारी चीजों को ये लोग कब्जे में कर लिया करते थे, क्योंकि जब ये सारी वस्तुएं जो इनको एक राज्य में हमला करने के पश्चात मिलती थी, इसीलिए आप लोग बहुत सारे गुलामों को देखते हैं। तो आगे अगर हम लोग इसमें देखें तो दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप में एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। प्रारंभ में जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है तो एक छोटे भूभाग से शुरुआत होती है, लेकिन धीरे धीरे यह भूभाग आपका बड़ा हो जाता है और एक बड़े साम्राज्य के रूप में उभर करके सामने आता है। लगभग 150 वर्ष पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक का जब टाइम पीरियड आ जाता है तो राज्यकाल के अंत तक इस महाद्वीप में एक विशाल क्षेत्र और इनकी युद्ध अभियानों के परिणाम स्वरूप इनके कब्जे में आ चुका था। उसके अलावा जो इसके शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया, जो शत्रु होते थे इनके, उनकी सेनाओं को इन्होंने परास्त किया और परास्त करने के पश्चात शहरों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। इसके जो सूबेदार होते थे, प्रशासक होते थे, जो नए नए सूबेदार हुए, प्रशासक हुए, सूबेदार और प्रशासक जो हुए, उनके मुकदमों का ये लोग क्या करते थे कि जो मुकदमे करवाए जाते थे उनका फैसला ये लोग सुनाया करते थे। उसके अलावा किसानों से ये लोग कर वसूलते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण कितना ज्यादा प्रभावी हो सकता था, क्योंकि जो इनका विशाल क्षेत्र है तो इस विशाल क्षेत्र को नियंत्रण में करने के लिए इनको विशाल सेना की भी आवश्यकता पड़ती रही होगी। तो यहां पर आपके सामने एक मैप दिया गया है।
यहाँ पर आपके सामने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों को बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरीके से दक्षिण अभियान किए थे। तो खिलजी सुल्तानों के दक्षिण अभियानों को बताया गया है, कहाँ कहाँ पर उन्होंने अभियान किए। तो इस मैप के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में मदुरै तक इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। मदुरै आपका तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ तक उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो अगर ये जो आपके सारे क्षेत्र हैं, यहाँ पर इन लोगों ने सैनिक अभियान किए थे। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो 12वीं शताब्दी में, जब 12वीं शताब्दी के अंत में आते हैं तो हमको कुव्वतल अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, ये आपकी कौन सी है, कुव्वतल अल इस्लाम। इस मस्जिद के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ी मस्जिद है, यह मस्जिद सबसे बड़ी है। यह मस्जिद आपकी सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में आपकी आती है। और इसका निर्माण कब किया गया था, तो 12वीं शताब्दी के अंत में किया गया था। इसकी आप लोग ये मीनारें देख सकते हैं। इन मीनारों को आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका निर्माण करवाया गया था। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को देहली ए कुहना, क्या बोलते हैं, देहली ए कुहना, जिसको देहली ए कुहना क्या होता है, पुराना शहर। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार को 3 सुल्तानों ने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, फिरोज शाह तुगलक। ये जो आपकी मीनारें हैं, मीनारों को 3 सुल्तानों ने मिलकर के बनवाया था। आपके सामने नाम दिए गए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया और इल्तुतमिश हो गया और फिरोज शाह तुगलक ने मिलकर के इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसके आगे अगर हम लोग देखते हैं इस मस्जिद के बारे में, आपको बताया गया कि यह मस्जिद आपकी सबसे बड़ी मस्जिद है। आगे आप लोग देखेंगे तो यहां पर बेगमपुरी मस्जिद बनी हुई है आपके सामने। कौन सी, बेगमपुरी मस्जिद। मस्जिद शब्द क्या होता है, तो मस्जिद के बारे में आपके सामने यहाँ पर लिखा गया कि मस्जिद क्या होता है कि यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, सजदा क्या होता है, सजदा और पागोश, यह बलबन ने प्रारंभ किया था। सजदा और पागोश क्या होता है कि जी उदित यादव जी, तो सजदा और पागोश क्या होता है कि बैठ करके जो आपका शासक है, शासक के पैरों को चूमना और माथा टेकना, इसको सजदा और पागोश बोला जाता था। जामा मस्जिद या मस्जिद जामी क्या बोला जाता था, जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर के साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम बोलते हैं। इमाम कौन होता है, जो आपका नेता होता है, नेता को क्या बोलते हैं, इमाम, इमाम बोला जाता है। उसके अलावा कि इमाम शुक्रवार को नमाज के दौरान धर्मोपदेश, जो आपके धर्म के उपदेश दिए जाते हैं, उसको खुतबा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खुतबा। जब ये लोग खुतबा पढ़ते हैं तो धर्मोपदेश देते हैं, उसको हम लोग खुतबा नाम से जानते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या बोला जाता है, किबला बोला जाता है। जो आप मक्का की ओर देखते हैं उस दिशा को क्या बोलते हैं, तो किबला बोला जाता है। यह आपकी बेगमपुरी मस्जिद है। इसको मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बनवाया गया था और दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां पनाह, जहां पनाह क्या होता है, विश्व की शरण स्थिति, जहां पर लोग शरण में आते हैं उसको जहां पनाह बोला जाता है।
मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी और यह मोहम्मद तुगलक के द्वारा निर्माण की गई थी। इसका निर्माण किसने किया था? तो मोहम्मद तुगलक ने किया था। यहां पर आपके सामने एक और मस्जिद दिखाई गई है। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई थी। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे पर बल मिलता था, क्योंकि ये जो आपके इस्लाम धर्म के लोग थे ये सारे आपके अरब देशों से आए हुए थे और यहाँ पर इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए ज्यादातर इनको मस्जिदों का निर्माण करवाना था। इसलिए जितने भी आपके सुल्तान हुए उन्होंने मस्जिदों का निर्माण करवाया। ये भी आपकी मोट की मस्जिद है, सिकंदर लोदी के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था। और ये जो आपकी मस्जिद है ये आपकी जमाली कमाली मस्जिद है। कौन सी? जमाली कमाली मस्जिद है, जो कि आपके आखिरी दिनों में निर्माण करवाया गया था। इन मस्जिदों में कुछ में समानताएं भी मिलती हैं, कुछ में हमको असमानताएं भी देखने को मिलती हैं। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत जो प्रशासन थे, प्रशासन और समेकेतन, अच्छा ये जो प्रशासन होता था, किस तरीके से यह प्रशासन चलता था, उसके बारे में अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकेतन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासनों की जरूरत होती थी। बहुत सारे सूबेदार और प्रशासनों की यहाँ पर आवश्यकता होती थी, क्योंकि जो बड़ा साम्राज्य, बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें अगर आगे देखा जाए तो विशेषकर इल्तुतमिश ने सामंत और जमींदारों को स्थान पर विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करता था, क्योंकि ये जो सामंत होते थे और जो जमींदार होते थे, समय आने पर अगर राजा कमजोर होता था तो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया करते थे। तो इसी कारण से जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने अपने समय पर जो उनके गुलाम होते थे, गुलामों को वह एक उचित स्थान दिया करते थे, जहां पर वो लोग सूबेदार बना देना, किसी राज्य का शासन दे देना, ऐसे सारे कार्य उनके लिए किया करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। गुलामों को क्या कहा जाता था मित्रों? तो बंदगा कहा जाता था। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था, क्योंकि जो गुलाम होते थे, गुलामों को किसी एक पद पर ही कार्य करने के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाता था कि आपको जिस पद पर कार्य करना है आप उसी पद के कार्य के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाता था, क्योंकि वह पूरी तरीके से अपने मालिकों के ऊपर निर्भर हुआ करते थे। इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर रहने लगे, क्योंकि अगर गुलाम है, गुलाम मालिक पर निर्भर रहता है तो मालिक भी धीरे धीरे गुलामों पर निर्भर रहने लगे थे। आगे अगर देखते हैं कि कई जगहों पर बेटों से बढ़कर भी आप लोगों को गुलाम मिल जाते हैं, कि कुछ गुलाम ऐसे होते हैं जो कि बेटे से भी ज्यादा बढ़ कर के रहे हैं। तो आज की जो क्लास है उसको हम यहीं तक करते हैं। बाकी इसके जो बेटों से बढ़कर के गुलाम यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हम लोग कल की क्लास में करेंगे, जो हमारी सेकेंड क्लास होगी, क्योंकि आज का समय आप लोगों का हो चुका है। तो आज यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी का जो बचा हुआ है तो बाकी की चीज़ें हम लोग कल की क्लास में लेक्चर सेकेंड में ख़त्म करेंगे। तो आपका दिल्ली के सुल्तान में हम लोगों ने मस्जिदों के निर्माण तक यहाँ पर पढ़ा है। बाकी का जो आगे का है तो हम लोग कल की क्लास में पढ़ते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।